नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के भगोड़े विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के बारे में। कल हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी सदन में इनको लेकर के अपना वक्तव्य दे रही थी और उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इनके खिलाफ कितनी सख्त है। सरकार ने जो है मल्टी एजेंसी ग्रुप एमएजी बना रखी है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हैं, अधिकारी हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी हैं और इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। ये जो मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया गया, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लें जैसे एसआईटी होती है, उस तरीके से जो है एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाई गई है जो अपनी जो है जांच को गति दे सके और इनके किए अपराधों की सजा इनको जल्द से जल्द दी जा सके। उसमें भारत सरकार, भारत की एजेंसियां पूरी मेहनत से लगी हुई हैं। हम सभी जानते हैं विजय माल्या का क्या जीवन हुआ करता था भारत में। भाई, विजय माल्या इज इक्वल टू किंग ऑफ गुड टाइम्स। इंसान देख के सोचता था काश कि हमारा भी जीवन ऐसा होता। कितना ऐशो आराम भरा जीवन था। लेकिन कम से कम 17 बैंक्स के पैसे, उन 17 बैंक से उन्होंने पैसे लिए, सरकारी बैंक से, और वो देश से भाग गए। उन पैसों को उन्होंने जो है 40 विदेशी कंपनियों में लगाया। और जब वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय धोखाधड़ी की बात 2012 में विजय माल्या के खिलाफ सामने आती है, तो चूंकि वो उस समय सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, जनता उनको नहीं चुनती है, अपने पैसे के बल पे चुन के आते हैं, तो सरकार में वो अपना इन्फ्लुएंस भी जो है, सरकार के इन्फ्लुएंस को भी यूज करने की कोशिश करते हैं कि मामला किसी तरीके से शांत हो जाए, दब जाए। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य होता है कि 2014 में जो है सरकार बदलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। और नरेंद्र मोदी किसी देशद्रोही को माफ कर दे, किसी ऐसे शख्स को माफ कर दें जिसने जनता का अहित किया है, जनता का नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है, देश की संपत्ति का नुकसान किया है, यह संभव नहीं था। तो विजय माल्या के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और जो राज्यसभा के सांसद के तौर पे उनका दूसरा टर्म होता है 2010 से लेकर के 2016 तक, वो पूरा नहीं करते हैं। उसमें कुछ माह बचे रहते हैं, उससे पहले ही वो देश छोड़ करके चुपचाप भाग जाते हैं। हालांकि एजेंसियां जो है बहुत ज्यादा चाक चौबंद होती हैं और जो है फिर भी ये चकमा देकर के एजेंसियों को भाग जाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार इनकी जितनी भी संपत्तियां यहां हैं देश में या विदेश में जहां संभव है, इनकी संपत्तियों को अटैच कर रही है, उसको कुर्क कर रही है, उससे जो पैसे की उगाही हो रही है, जिन बैंकों की देनदारी है, जिन बैंकों को देना है उनको दे रही, और बाकी जो दूसरे क्लेमेंट या दावेदार हैं उनको दे रही है। और करीब 22.5 से 23 हजार करोड़ रुपए जो है सरकार उगा चुकी है विजय माल्या से, मेहुल चोकसी और जो है नीरव मोदी की प्रॉपर्टीज से, और जिनका भुगतान बनता था उनको दिया जा चुका है। और अभी बहुत तेजी से जो है कार्य चल रहा है। सरकार बहुत सख्त है। हम बात करते हैं मेहुल चोकसी की, उन्होंने भी हजारों करोड़ रुपए जो है कई बैंक से लिए और उन्होंने भी सेम काम किया। मेहुल चोकसी कौन थे? वो गीतांजलि ग्रुप के थे, गीतांजलि जेम एंड ज्वेलर्स, और उन्होंने भी सेम काम किया। सरकारी बैंक से पैसे लेते रहे और फ्रॉड करते रहे, धोखाधड़ी में लगे रहे। और मोदी सरकार के आने के बाद उनके भी बचाव का कोई रास्ता नहीं था, वो भी भाग जाते हैं। वो बारबुडा चले जाते हैं, एंटीगुआ चले जाते हैं। लेकिन वो कहां तक बचेंगे, कब तक बचेंगे? नीरव मोदी की बात ले लेते हैं। नीरव मोदी मेहुल चोकसी के भतीजे हैं। वो डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस में थे। इन्होंने भी जो है बैंक से हजारों करोड़ रुपए लिए, और ये भी धोखाधड़ी करते हैं और ये भी फरार हो जाते हैं। और मोदी के आने से पहले भारत की जितनी सरकारी बैंक थी उनका एनपीए इतना बड़ा हुआ था, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंक जो लोन दे देती थी उसको रिकवर नहीं कर पाती थी, उसको एनपीए कहते हैं, सबको पता है। अब
आपको पता है। तो वो एनपीए इतना बढ़ा हुआ था कि जितनी सरकारी बैंक्स थी लगभग सभी बैंक घाटे में जाती थी। और आज की डेट में हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा शेयर अगर जो किसी के भागते हैं तो वो सरकारी बैंक्स के। आज की डेट में एक भी सरकारी बैंक ऐसी नहीं रह गई है जो घाटे में चल रही हो। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बैंक्स में अपने पैसे लगाए हुए हैं, तो हम 10 साल की बात नहीं करते हैं, 11 साल की जब से मोदी आए, अगर जो पिछले 4-5 साल की बात ले लें तो उनके पैसे कई गुना बढ़ चुके। किसी भी बैंक का आप ले लें, उन बैंक्स का ले लें जिनके साथ इन्होंने जिनके पैसे को इन्होंने लूटा है, चाहे पीएनबी ले लें चाहे यूनियन बैंक ले लें, कई कई गुना इनके शेयर्स जो है पिछले 4-5 सालों में ही बढ़ चुके हैं। तो सरकार कैसे चलाई जाती है, देश की प्रगति कैसे की जाती है, ये इस सरकार को पता है। इससे पहले की सरकारों में इस तरीके की धोखाधड़ी हो कैसे जाती थी, उनको इतने पैसे मिल कैसे जाते थे, और इतने पैसे दबा के वो इसी देश में बैठे कैसे रहते थे पूरे शान और शौकत के साथ में। ये भी एक सोचने की बात है। तो सरकार बहुत सख्त है, बहुत सख्त कदम उठा रही है और हर प्रयास कर रही है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो ये कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने जो देश को क्षति पहुंचाई है, इनको इनके किए की सजा मिले। इनका जीवन कहीं आसान नहीं है, ये कहीं सुख चैन से नहीं जी रहे हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में हैं, धरती के किसी भूभाग पे हैं, इनको सुकून नहीं है, इनको चैन नहीं है, ये परेशानी में जीवन जी रहे हैं। भाई बीच बीच में तस्वीरें आती रहती हैं, दिखता है कि उनके चेहरे से दिखता है कि उनके क्या हालात हो रखे हैं, उनकी क्या परेशानी। भाई आर्थिक परेशानी नहीं होगी, उन्होंने इतने पैसे मैनेज कर रखे थे, पैसे की उनको कमी नहीं होगी, लेकिन मानसिक परेशानी सबसे बड़ी चीज होती, उससे कैसे बचेंगे? कहीं पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकते, उन्हें डर रहता। भारत दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां भारतीय नहीं रहते, कोई ऐसा देश है जहां भारतीय नहीं रहते। जहां जाएंगे लोग कमेंट करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे। जैसे मान लिया एक बार क्रिकेट का मैच देखने आ गए, उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई, उनके ऊपर इतने कमेंट हुए कि उनके चेहरे से उनकी परेशानी दिख रही थी। तो ऐसे जीवन का ऐसा जीना भी क्या जीना कि आप अपने देश से दूर हो जाएं, अपनी धरती से दूर हो जाएं, अपने लोगों से दूर हो जाएं, आपका सम्मान ना बचे, आप आराम से जो है निसंकोच भाव से कहीं घूम ना सके, कहीं जा ना सके, आप हमेशा चेहरा छिपाते छिपाते घूमते रहे। तो क्या जीवन इन लोगों ने बना लिया है। लेकिन एक बात सत्य है, भारत सरकार इनको बख्शेगी नहीं। आज नहीं तो कल इनको अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और कई मामलों में तो ऐसा है, जितने पैसे इन्होंने लिए थे, जितने के देनदार थे, उससे ज्यादा की संपत्ति भारत सरकार ने अटैच की, उससे ज्यादा की संपत्ति भारत सरकार ने रिकवर की। और इनका यह कहना है कि आप पैसे ले लो या आपने पैसे ले लिए हैं, अब हमारी जान बख्श दो, अब हमें माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन माफी आपको तुरंत सरेंडर करना चाहिए था, जब आपके सामने मामले खुले थे और आपको अदालत में अपने आप को पेश करना चाहिए था, सरकार से, अदालत में या जनता से, तब माफी मांगनी चाहिए थी। आपने बचने के सारे उपाय ढूंढे, हर तिकड़म अपनाया, और अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप माफी की बात कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस समय भारत की जो सरकार है किसी भी तरीके से नरमी के बारे में सोच भी सकती है, क्योंकि इस तरीके से देश की जनता का पैसा लूटना, देश का पैसा लूटना, ये सरकार इनको लेकर के एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि आगे से कोई भी इस तरीके की हिमाकत ना कर सके, इस तरीके की हिम्मत ना कर सके। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट अवश्य दें। चैनल पे मैं नया हूं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें।
मिलते हैं फिर अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।